तो ज्योग्राफी की जो महामैराथन चल रही है रिवीजन क्लास की, आज की हमारी जो तीसरी क्लास है मैराथन की, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम कल वाली जो क्लास थी दूसरी मैराथन, इसमें हमने ज्वार की उत्पत्ति से रिलेटेड ये तीन सिद्धांत है, संतुलन सिद्धांत न्यूटन महोदय द्वारा 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल में दिया हुआ था। दूसरा जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है 1833 में विलियम हैवल ने दिया था, और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हेरिस ने दिया था। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं मालथस का सिद्धांत। देखो मालथस क्या थे, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना सिद्धांत 1798 में दिया था। मालथस कौन थे, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपना सिद्धांत 1798 में दिया था अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में। ठीक है, तो एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी किताब है, मालथस महोदय की है, जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। मालथस का जो सिद्धांत है वो एक निराशावादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है, निराशावादी सिद्धांत है। मालथस का सिद्धांत कैसा है, निराशावादी है। मालथस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कृत्रिम उपायों की तुलना में प्राकृतिक उपायों को अधिक प्रभावी बताया था। मालथस महोदय का मानना था कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो कृत्रिम उपाय हैं उनकी तुलना में प्राकृतिक उपाय अधिक इफेक्टिव हैं। जनसंख्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था इन्होंने, मालथस महोदय ने जनसंख्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था। और ठीक है, उसके बाद ये था मालथस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 90% यूरोप से आए हैं। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है ना, उसका 90% भाग कहाँ का है, यूरोप का है। तो अमेरिका की पॉपुलेशन में 90% योगदान यूरोप से आए हुए लोगों का है। ध्यान रखना 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी और 1800 में कितनी हो गई थी, 1 अरब हो गई थी। तो ध्यान रखना 1650 में जनसंख्या 50 करोड़ थी जो कि 1800 में बढ़कर 1 अरब हो गई थी। जनसंख्या लाभांश क्या होता है, जनसंख्या लाभांश की परिभाषा देखो, जनसंख्या वृद्धि दर घटने के कारण निर्बल लोगों की संख्या में कमी तथा कुल कार्यशील जनसंख्या में वयस्कों की अधिकता के कारण आर्थिक विकास का उच्च होना ही जनसंख्या लाभांश कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को याद कर लो, जनसंख्या वृद्धि दर घटने के कारण निर्बल लोगों की संख्या में कमी तथा कुल कार्यशील जनसंख्या में वयस्कों की अधिकता के कारण जो आर्थिक विकास उच्च होता है उसको हम जनसंख्या लाभांश कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की गति रेखिक ना होकर घातकीय होती है। ध्यान रखना, जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो रेखिक ना होकर कैसी होती है, घातकीय होती है। रेखिक का मतलब है इस तरीके से नहीं होती, जनसंख्या की वृद्धि इस तरीके से नहीं होती, बल्कि कैसे होती है, ऐसे होती है। तो जब आप जैसे जनसंख्या की वृद्धि के लिए हम इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन लिखी हुई होती है, यहाँ पर सन लिखा हुआ होता है। तो जनसंख्या की वृद्धि इस तरीके से होती है। आपने जनसंख्या की वृद्धि कभी ऐसे नहीं देखी होगी। ठीक है, तो ये तो है रेखीय और ये क्या है, घातकीय है। तो जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, ऑलवेज घातकीय तरीके से होती है, रेखीय तरीके से नहीं होती है। 1650 से 2000 के बीच में जनसंख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले 100 वर्षों में। 1900 से लेकर 2000 में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ोतरी हुई है और 1950 से लेकर 2000 में जनसंख्या 2.5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि 1650 से 2000 के बीच में जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है पिछले 100 वर्षों में। 1900 से लेकर 2000 के बीच में जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1950 से लेकर 2000 के बीच में जनसंख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जीआईएस का विभिन्न क्षेत्रों में विशेष महत्व। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशली तरीके से जो महत्व है, सबसे पहला कृषि विकास में जीआईएस का महत्व होता है। भूमि उपयोग में, कृषि विकास में, वन क्षेत्रों का विश्लेषण में, वनस्पति कटान क्षेत्र तथा उसकी रोकथाम के उपाय में, जल प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाने में, बंजर भूमि का मानचित्रण करने में, मृदा संसाधनों का विश्लेषण करने में, मृदा कटान का विश्लेषण करने में, खनिज संपदा का विश्लेषण करने में, समुद्री संसाधनों की जानकारी के लिए, बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं की जानकारी के लिए, धरातलीय आकृति संबंधी मानचित्र बनाने के लिए हम जीआईएस का उपयोग करते हैं। जीआईएस एक सांसारिक विज्ञान है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सांसारिक विज्ञान है। जीआईएस एक सांसारिक विज्ञान के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करता है।
ठीक है। जीआईएस एक सांसारिक विज्ञान के धरातल की सूचनाओं के संबंध में एक उपयुक्त समझ उत्पन्न करता है। भौगोलिक उपागम के प्रमुख 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना, भौगोलिक उपागम के क्या होते हैं? प्रमुख 4 चरण है। पहला प्रश्न करना है, दूसरा उपार्जन करना है, तीसरा परीक्षण करना है, चौथा विश्लेषण करना है और पांचवा कार्यान्वयन करना है। ठीक है, ये 5 है, सॉरी 4 नहीं 5 है। भौगोलिक उपागम के प्रमुख कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, जिसमें पहला प्रश्न करना, दूसरा उपार्जन करना, तीसरा परीक्षण करना, चौथा विश्लेषण करना और पांचवा कार्यान्वयन करना है। भौगोलिक सूचना तंत्र के अवयव। तो देखो, भौगोलिक सूचना तंत्र के टोटल 4 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसमें एक हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है, तीसरा लाइनवेयर है और चौथा आंकड़ा है। लाइववेयर है, आंकड़ा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। ये चारों के चारों क्या है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 अति महत्वपूर्ण क्या है? कंपोनेंट्स हैं। कार्टोग्राफिकल मानचित्रीय मॉडल। तो कार्टोग्राफिक मानचित्र मॉडल क्या होता है? धरातलीय चरों को व्यवस्थित करती हैं। जो कार्टोग्राफिकल मानचित्रीय मॉडल है वो धरातलीय चरों को व्यवस्थित करती है। इसके द्वारा आंकड़ों का प्रकीयन व्यवस्थित कर किसी समस्या के समाधान के लिए परिणाम निकालना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कार्टोग्राफी की मानचित्रीय मॉडल क्या है? धरातलीय चरों का व्यवस्थित करती है। इसके द्वारा आंकड़ों का प्रकीयन व्यवस्थित कर किसी समस्या के समाधान के लिए परिणाम निकाला जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, एक ये ट्रिक है। पराबैंगनी, बेजानी है पीनाला, अवरक्त। बेजानी है पीनाला, इसके आगे पराबैंगनी लगा दो और पीछे अवरक्त लगा दो। ये क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी की है, उसके बाद बैंगनी की है, फिर उससे ज़्यादा जामुनी की है, उससे ज़्यादा नीले की है, उससे ज़्यादा हरा की है, फिर उससे ज़्यादा पीला की है, फिर उससे ज़्यादा नारंगी की है, फिर उससे ज़्यादा लाल की है और सबसे ज़्यादा अवरक्त की है। ठीक है। तो यदि तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो पराबैंगनी, बेजानी है पीनाला, अवरक्त। बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल और अवरक्त का मतलब अवरक्त। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अवरक्त की है, सबसे कम पराबैंगनी की है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के यदि हम उद्देश्य की बात करें तो भौगोलिक आंकड़ों के जटिल विश्लेषणों से नई नई सूचनाओं को प्राप्त करना, योजना एवं निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता रखना, आंकड़ों के वितरण तथा संचालन के लिए सकल साधनों की पूर्ति करना, आंकड़ा भंडारण से अनावश्यक आंकड़ों का हटाना तथा पुनरावृत्ति को कम करना। ये क्या है? जीआईएस का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं भू स्थिर उपग्रहों के बारे में। देखो, भू स्थिर उपग्रह जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, ये पृथ्वी के समान गति करते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ये 24 घंटा में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगा देते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है, जो भू स्थिर उपग्रह है, यह उपग्रह पृथ्वी के 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ लगभग आधे भाग को ढकते हैं। तो जो भू स्थिर उपग्रह वो पृथ्वी के लगभग आधे भाग को ढकते हैं, 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री साउथ तक के भाग को। धरातल पर दूर संचार तथा मौसम संबंधित जानकारी देते हैं। भाई, धरातल पर हमें दूर संचार और मौसम संबंधित जानकारी किनसे मिलती है? भू स्थिर उपग्रहों से मिलती है। देखो, दृश्य तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो 0.4 से लेकर 0.7 के बीच में होती है। नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग दिखाई देने वाले रंग होते हैं। दृश्य तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 0.4 से 0.7 के बीच में होती है। नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये दिखाई देने वाली रंग है। गामा तरंग की तरंग दैर्ध्य 0.3 से कम होती है। एक्स तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 0.6 से लेकर 1000 के बीच में होती है, या 0.7 से 300 के बीच में होती है।
अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लिख रखा है आपने, 0.6 से 1000 या 0.7 से 300। देखो ये दो अलग अलग बुकों के डाटा हैं, इसलिए मैंने दोनों डाटा लिख दी है। एक्स तरंगें हमें दिखाई नहीं देती, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य 300 मीटर होती है। लैंडसैट, लैंडसैट भू संसाधन तकनीकी उपग्रह। ये क्या है? लैंडसैट क्या है? एक भू संसाधन तकनीकी उपग्रह नासा द्वारा ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। ये एक बहुआयामी धरातलीय सूचनाओं को प्राप्त करना एवं उनको भू स्थिर केंद्र ग्राउंड स्टेशन को भेजता है। ठीक है, तो लैंडसैट क्या है? एक बहुआयामी धरातलीय सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करता है। लैंडसैट क्या करता है? बहुआयामी धरातलीय सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करता है तथा सूचनाओं को भू स्थित केंद्र या ग्राउंड स्टेशन तक भेजने का काम करता है। आंकड़ों को परिष्कृत करके उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने का काम भी लैंडसैट करता है। लैंडसैट है 82.5 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांशों को कवर करता है। 82.5 डिग्री साउथ से लेकर 82.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है उसको लैंडसैट कवर करता है। पृथ्वी का लैंडसैट एक चक्कर 103 मिनट में लगा देता है, मतलब एक दिन में लैंडसैट टोटल 14 चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद समकालिक या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। समकालिक या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जो अधिक ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, पृथ्वी के संपूर्ण भाग को छेदते हैं ये या ढकते हैं ये। प्रत्येक अक्षांश को सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह 2 बार पार करते हैं। इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरता है। जो सूर्य तुल्यकालिक ग्रह होते हैं, इनका जो अक्ष होता है वो पृथ्वी के ध्रुव से होकर गुजरता है। सूर्य तुल्यकालिक जो उपग्रह होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। स्थानीय समयानुसार भूमध्य रेखा को 9:42 पर पार करते हैं ये। ठीक है, तो जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं वो स्थानीय समयानुसार भूमध्य रेखा को सुबह 9:42 पर पार करते हैं। ठीक है, 24 घंटे में यह पृथ्वी के चारों तरफ 14 बार परिक्रमा लगा लेते हैं। मतलब सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी का चारों तरफ एक परिक्रमा लगाने में 103 मिनट का समय लेते हैं। लैंडसैट, IRS, नोवा, स्पेस स्पॉट और सैटेलाइट। लैंडसैट, IRS, नोवा, स्पेस स्पॉट और सैटेलाइट ये सारे सारे क्या हैं? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं। ERTS सेकंड 1975 में छोड़ा गया था। 920 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। 103.2 मिनट में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है और पुनरावृत्ति प्रदान करता है 18 दिन में। लैंडसैट का उपयोग कृषि, समुद्र विज्ञान, सागरीय संपदा, जल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल, मानचित्र विज्ञान आदि से संबंधित जानकारी देने का काम कौन करता है? लैंडसैट करता है। लैंडसैट सी है जो 1978 में छोड़ा गया था। लैंडसैट 1972 में छोड़ा गया था। पहली बार संपूर्ण विश्व का चित्रण किया था। लैंडसैट को 1972 में छोड़ा गया था, जिसने सबसे पहली बार संपूर्ण विश्व का चित्रण किया गया था। इसे ERTS फर्स्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो लैंडसैट है उसको ERTS फर्स्ट भी कहते हैं। ERTS का फुल फॉर्म है अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। लैंडसैट है जो 614 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है। पृथ्वी का चक्कर ये 103 मिनट में लगा लेता है। लैंडसैट पर आंकड़ा एकत्रित करने का काम मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर MSS, रिटर्न बीम वीडियोकॉन RBV, डाटा कलेक्शन सिस्टम DCS, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लैंडसैट पर डाटा कलेक्ट करने का काम MSS, RBV और DCS के द्वारा किया जाता है। त्रिपदीय फोटो चित्र क्या होता है? त्रिपदीय फोटो चित्र लेने में 3 कैमराओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती कैमरा होता है जो ऊर्ध्वाधर फोटो खींचता है, और जबकि जो साइड के 2 कैमरे होते हैं वो क्षैतिज भागों की फोटो खींचते हैं। त्रिपदीय के जैसे एक कैमरा यहाँ लगा होता है, एक कैमरा इस तरीके से, एक कैमरा इस तरीके से। तो जो ये ऊर्ध्वाधर जो मध्यवर्ती कैमरा है ये ऊर्ध्वाधर वाले भाग की फोटो खींचता है, और जो साइड के कैमरे हैं वो इस साइड वाले भाग की फोटो खींचते हैं। अभिसारी फोटो चित्र वायुयान में दो कैमरों का प्रयोग किया जाता है। अभिसारी फोटो चित्र में क्या होता है? 2 कैमरों का प्रयोग किया जाता है और दोनों कैमरे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो अभिसारी फोटो चित्र होते हैं उसमें 2 कैमरों का प्रयोग किया जाता है। दोनों कैमरे एक दूसरे की ओर देखते हुए होते हैं।
और फिर वो बीच के मध्यवर्ती भाग को कैप्चर करते हैं। तिर्यक फोटो चित्रों की सहायता से वृक्षों के नीचे रखी वस्तुओं को भी पहचाना जा सकता है। जो तिर्यक फोटो चित्र होता है जिसमें 3 कैमरों का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा किसी पेड़ के नीचे रखी हुई वस्तु को भी हम पहचान सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ERS फर्स्ट गुयाना के द्वारा छोड़ा गया था 1991 में। विश्व के समुद्री तथा हिमाच्छादित भागों के मानचित्रण के लिए इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो ERS फर्स्ट गुयाना द्वारा 1991 में छोड़ा गया था। विश्व के समुद्री तथा हिमाच्छादित भागों के मानचित्र तैयार करने के लिए ERS फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। आइकोनस 1991 में अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था। भारत का वनस्पति मानचित्र 1:2.5 लाख की मापने पर बनाया जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो NRSE नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स लोरेंज द्वारा किया गया था। विक्षेपण को मापने की ग्राफीय विधि इसका क्या है? जो लोरेंज वक्र क्या है? विक्षेपण को मापने की एक ग्राफीय विधि है। लोरेंज वक्र क्या है? विक्षेपण को मापने की एक ग्राफीय विधि है। इसका प्रयोग धन, आय, लाभ आदि की असमानताओं के लिए किया जाता है। धन, आय, लाभ आदि की असमानताओं के लिए लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? एक संचयी प्रतिशत वक्र है। विविधता का मापन के लिए भी लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम श्रेणी के पद मूल्यों का वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं एवं आवर्तियों के संचयी योग निकालते हैं, फिर सभी संचयी योगों का प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो यह है फॉर्मूला लोरेंज वक्र का। समान वितरण रेखाओं से लोरेंज वक्र जितना समीप होता है, विक्षेपण उतना ही कम होता है। समान वितरण रेखा से लोरेंज वक्र जितना समीप होता है, विक्षेपण उतना ही कम होता है। प्रसरण या प्रसरण गुणांक। किसी 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के विक्षेपण का तुलनात्मक अध्ययन प्रसरण गुणांक द्वारा किया जाता है। किसी 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के विक्षेपण का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो प्रसरण गुणांक द्वारा किया जाता है। प्रसरण गुणांक वेरिएशन क्या है? मानक विचलन का स्क्वायर होता है। प्रसरण वेरिएशन बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। प्रसरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। प्रसरण गुणांक का सूत्र क्या है? मानक विचलन बटा समांतर माध्य मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रसरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सूत्र क्या है? मानक विचलन बटा समांतर माध्य मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, पूर्ण धनात्मक की स्थिति क्या होती है? पूर्ण धनात्मक की स्थिति ये होती है। पूर्ण ऋणात्मक की स्थिति ये होती है। ठीक है, धनात्मक की स्थिति ये होती है और ऋणात्मक की स्थिति ये होती है। ठीक है, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। सहसंबंध का अभाव इस स्थिति में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, इसका सूत्र है R बराबर सिग्मा dx dy बटा n म्यू x म्यू y। ये म्यू है, ठीक है, इसको म्यू कहते हैं, म्यू x अपॉन म्यू y। तो कोल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसका सूत्र है R बराबर सिग्मा dx dy बटा n म्यू x म्यू y। इसको कह सकते हैं, यदि हम आगे सोल्व करते हैं तो म्यू x का मान होता है अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बटा n और म्यू y का मान होता है अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन n। तो यदि हम म्यू x का मान क्या है प्यारे साथियों? म्यू x का मान है ये और म्यू y का मान है ये। ठीक है, ये आपको अलग से भी याद रखना है। तो R बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट एन कैपिटल एन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर बटा कैपिटल एन। ध्यान रखना, ये कैपिटल और स्मॉल इन शब्दों को अच्छे से याद रखना है। इसका अगला सूत्र बन जाता है, क्योंकि n से n कट जाता है ना, इस n से ये n कट जाएगा, इसलिए सूत्र बन जाएगा R बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सहसंबंध परिमाण। सहसंबंध परिमाण क्या होता है? देखो, सहसंबंध या तो कितना होता है, कोल पियर्सन के अनुसार जो सहसंबंध होता है ना वो +-1 होता है।
क्या होता है, +-1, मतलब -1 से लेकर +1 तक का होता है, जिसमें 0 भी शामिल होता है। तो कोल पियर्सन ने सहसंबंध क्या माना है, +-1 माना है। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, पूर्ण सहसंबंध +1, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध +1 की कंडीशन में है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध -1 की कंडीशन में है। सहसंबंध का अभाव होता है 0 की स्थिति में, उच्च सहसंबंध होता है। अब देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, निम्न सहसंबंध होता है प्लस, निम्न सहसंबंध यदि धनात्मक की बात करूं, ऋणात्मक की बात करूं, दोनों में केवल इतना अंतर है, ऋणात्मक में आगे माइनस का चिन्ह लगा देना, धनात्मक में आगे प्लस का चिन्ह लगा देना, इसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं है। अब देख लो, निम्न स्तर में क्या होता है, 0 से लेकर 0.5 तक की बात होती है। मध्यम में क्या होता है, 50 है, सॉरी ये 50 है, ध्यान रखना, क्या है, 50 है। तो निम्न स्तर में क्या होता है, 0 से लेकर 50 तक का, 0 से लेकर कितना है, 0.50 तक का। फिर मध्यम में क्या होता है, 0.50 से लेकर 0.75 तक का, और उच्च में क्या है, 0.75 से लेकर 1 तक की कहानी है। ठीक है, यहाँ पर कहानी क्या है, 0 से लेकर 0.50 तक की, यहाँ पर कहानी क्या है, 0.50 से लेकर 0.75 तक की, और यहाँ पर कहानी क्या है, 0.75 से लेकर 1 तक की। अब यदि धनात्मक होगा तो यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा, सब जगह प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, यदि ऋणात्मक की बात होगी तो यहाँ पर सभी के सामने माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना अंतर है बस, समझ में आ गया। तो इस टेबल को भी याद कर लेना। उसके बाद विभिन्न चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए बीजगणितीय विधि को 3 भागों में विभाजित किया गया। विभिन्न चरों के बीच में जो सहसंबंध है उसकी गणना करने के लिए, विभिन्न चरों के बीच में सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए बीजगणितीय विधि को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला होता है कोल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक की विधि, दूसरा समभागी विचलन विधि, और तीसरा आता है स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध विधि। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये वाली बात। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। उसके बाद स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध विधि का सूत्र क्या होता है, R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा स्मॉल d स्क्वायर बटा कैपिटल N क्यूब माइनस N। इस सूत्र को अच्छे से याद रखना, कैपिटल स्मॉल प्लस माइनस इनका यहाँ पर बहुत ही बड़ा वैल्यू है, ध्यान रखना, इनको इग्नोर मत कर देना बस। प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन के द्वारा एक श्रेणी के चर मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के चर मूल्यों को का सही अनुमान किया जाता है। प्रतिगमन विश्लेषण में क्या होता है, प्रतिगमन के द्वारा एक श्रेणी के चर मूल्य के आधार पर दूसरी आश्रित श्रेणी के चर मूल्यों का सही अनुमान किया जाता है। अब यहाँ पर ये अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ये पूर्ण धनात्मक संबंध इस कंडीशन में होता है, पूर्ण ऋणात्मक संबंध, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना, इसको आप मत ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, वो सही होगा। उसके बाद एक पुच्छ या एक पक्षीय परीक्षण, शून्य परिकल्पना, विकल्प परिकल्पना, ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, तो ये थी एक मैराथन, लंबी क्लासेस चलती, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, और साथ ही साथ पता नहीं कितने क्या सिचुएशन खराब हो रही है फिलहाल में, नेट पता नहीं अब कितने दिन तक बंद रहेगा, तो बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। बाकी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, लेकिन ब्रॉडबैंड में भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसे 4-5 इशू चल रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज मैं खुद महामैराथन चलाने की सोच रहा था। ठीक है।